वेलकम एवरीवन। आइए शुरू करते हैं आगे की बातचीत। कल तक हमने देखा था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज हम शुरू करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड डाइजेशन ऑफ फैट। आइए शुरू करते हैं। कल तक हमें डाइजेशन का तीन प्रक्रम पढ़ना है। एक डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हम ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तक कैसे पहुंचे थे। आइए दूसरा आज देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा और हम प्रोटीन से अमीनो एसिड तक कैसे पहुंचेंगे। आइए शुरू करते हैं। और तीसरा आज हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फैट। ये हमारा हो चुका है, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आइए देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बकल कैविटी से। बकल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन बकल कैविटी में नहीं होता। उसके बाद आता है ईसोफेगस, जहाँ कोई भी पाचन नहीं होता। उसके बाद जो भोजन पहुँचता है हमारे स्टोमक में पहुँचता है और यहीं से ही प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। देखिए स्टोमक में प्रोटीन का पाचन यहाँ से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होगा? यहाँ पे दो एंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहला पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पहला पेप्सिन और दूसरा रेनिन। लेकिन जो पेप्सिन जो एंजाइम्स है ये एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है HCl, जिसका pH होता है 1.8 से 2, इस रेंज के इन बिटवीन होता है। pH होता है 1.8 से 2, इस रेंज के इन बिटवीन होता है pH। किसका? HCl का। आइए देखते हैं पेप्सिन किसको तोड़ता है। देखिए जो हमारा प्रोटीन है इसमें जो पेप्सिन एंजाइम है वो इसको पेप्टोन प्लस लार्ज पॉलीपेप्टाइड इसमें तोड़ता है। किसको? प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन प्लस लार्ज पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। ठीक है। और रेनिन क्या करता है? जो हमारे दूध में मिल्क प्रोटीन होता है कैसिन। क्या होता है? कैसिन। ये क्या है? मिल्क प्रोटीन। इसको तोड़ता है रेनिन। ये एंजाइम्स है पैराकैसिन में। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कैल्शियम आयन, आगे इसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। कैसिन तो टूटेगा रेनिन की उपस्थिति में पैराकैसिन में, फिर कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये बदलेगा कैल्शियम पैराकैसिनेट। इसके बाद जो वर्क करेगा पेप्सिन, ये भी एक टाइप का क्या है? ये एंजाइम्स हैं। फिर यहाँ पे जब पेप्सिन वर्क करेगा फिर आगे का प्रोसेस ये चलेगा। इसमें ये प्रोटीन पेप्टोन प्लस लार्ज पॉलीपेप्टाइड में टूटेगा। लेकिन रेनिन किसको बदल रहा है? मिल्क प्रोटीन। कैसिन क्या है? मिल्क प्रोटीन है। मिल्क प्रोटीन को आगे डिवाइड तोड़ता है पैराकैसिन में, देन कैल्शियम पैराकैसिनेट में, फिर पेप्सिन, आगे ये रिएक्शन फॉलो होती है। ठीक है। ये हुआ स्टोमक में पेप्सिन और रेनिन तक यहाँ का प्रोसेस। उसके बाद जो हमारा भोजन जाएगा वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ देखिए क्या हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन।
छोटी आ। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, जैजुनम, जैजुनम और इलियम। ड्यूडिनम, जैजुनम, इलियम लगभग इसकी लेंथ होती है 25 से 28 सेंटीमीटर, इसकी होती है 2.5 मीटर के करीब, और इसकी होती है 3.5 मीटर। ये भी 2-3 पार्टों में टूटता है, ड्यूडिनम, जैजुनम और इलियम में। अब यहाँ पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन जब पहुँचता है तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक पैनक्रियाटिक जूस और दूसरा क्या है, इसका खुद का एंजाइम्स, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जूस से जो हमारा एंजाइम्स निकलेगा वो होगा ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन की एक और खास बात होती है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रिप्सिन की जो एंजाइम्स निकलेगा वो निकलेगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है। ट्रिप्सिन की खास बात होती है कि ये सभी प्राणियों में पाया जाता है, ये सभी प्राणियों में पाया जाता है। कौन? ट्रिप्सिन। ये किस में तोड़ेगा इसको? ये तोड़ेगा इसको स्मॉल पॉली, जो हमारा पेप्सिन ने तोड़ा था लार्ज पॉलीपेप्टाइड ने, ये तोड़ेगा स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में। फिर आगे क्या होगा? जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कौन सा होगा? अमीनो, यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर, ये हमारा जो ट्रिप्सिन है वो पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम्स है, और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होगा हमारा मोनो अमीनो पेप्टाइडेज। ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। हमने फाइनली प्रोटीन को किस में बदल दिया? अमीनो एसिड में। यही हमारा टारगेट था, प्रोटीन को किस में बदलना? अमीनो एसिड में। अब अगला हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है। अब फैट का जो डाइजेशन होता है, चीफ साइट होती है जो फैट की डाइजेशन की, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि बकल कैविटी में भी इसका डाइजेशन नहीं होता। स्टोमक में भी एक लाइपेज होता है, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए होता है, बड़ों में नहीं होता। उसके बाद आती स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है वो चीफ साइड है किसकी? चीफ साइट ऑफ फैट डाइजेशन, फैट डाइजेशन की चीफ साइट है। लेकिन उससे पहले इसका इमल्सिफिकेशन होता है, और इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल जूस। सबसे पहले इसका होगा फैट का इमल्सिफिकेशन। आइए देखते हैं सबसे पहले इमल्सिफिकेशन होता क्या है। देखिए, लीवर जो होता है वो बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस बनाता है। ठीक है। बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस में क्या क्या होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं बाइल सॉल्ट और दूसरा होता है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट। ठीक है। अब जो ये बाइल जूस है ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। बना कौन रहा है? लीवर। स्टोर कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाए तो किसका पाचन प्रभावित होता है, तो किसका होगा? फैट का पाचन प्रभावित होता है। अब ये बाइल सॉल्ट क्या करेगा? ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन। आइए देखते हैं इमल्सिफिकेशन होता क्या है। इमल्सिफिकेशन, क्योंकि जो फैट होता है, फैट के बड़े बड़े, मान लीजिए बड़े बड़े टुकड़े हैं,
बड़े बड़े ये फैट के टुकड़ा है, ये इसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना इसको, ताकि इसका पाचन आसानी से हो जाए, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, यहाँ से यहाँ पे बाइल जूस में कोई एंजाइम्स नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई एंजाइम्स नहीं होता है बाइल जूस में, इसका सिर्फ काम है इमल्सिफिकेशन करना, किसका, फैट का इमल्सिफिकेशन करना। उसके बाद क्या होता है, जो इस पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस जिसमें जो एंजाइम्स होता है लाइपेज, कौन सा एंजाइम्स होता है, लाइपेज, इसको किस में बदल देता है, फैट को फैटी एसिड, पैनक्रियाटिक लाइपेज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में। और ये कहाँ होता है, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हुआ, एक तो लीवर से बाइल जूस बना, जिसमें बॉयल साल्ट क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि क्या हो सके, उसका डाइजेशन आसानी से हो जाए। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस में जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है, वो फैट को किस में तोड़ता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। इस प्रकार जो हमारा टारगेट था, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, वो हो जाता है कंप्लीट। इन तीनों का होता है डाइजेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य होती है कि हमारे खाने में इन तीनों चीज़ों के अलावा पानी भी होता है, क्योंकि पानी सॉल्यूबल है प्लस सिंपल है, इसलिए इसका जो एक चीज़ समझ लीजिए उससे पहले, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके बाद मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जितने भी यहाँ पर डाइजेशन हुआ है, किसमें, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसकी बेसिक यूनिट होती है विलाई, ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ये देखते हैं कैसे, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये इस प्रकार कर दीजिए, जैसे आपने मंदिर में देखा होगा कई लाइन बना दी जाती हैं, तो एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का एरिया ये बढ़ा देता है, कौन, विलाई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो भोजन जाएगा, डाइजेस्ट भोजन कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्लड में। और इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। कहाँ से, डाइजेस्ट फूड का ब्लड में मिलना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे खाने में ये होता है पानी, पानी से कितने एनर्जी मिलती है, 0 कैलोरी, पानी से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो एक तो ये सिंपल होता है और ये सॉल्यूबल होता है, तो इसका सॉल्यूबल, तो इसका एब्जॉर्प्शन मेनली स्टोमक से हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल के साथ फैट का जब डाइजेशन होगा तो हो जाएगा, और वाटर सोल्यूबल के साथ जो पानी होगा उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसी प्रकार खनिज तत्व, मिनरल्स, इनका भी इसी प्रकार एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसके लिए प्रॉपर जो हमने सिस्टम समझा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन के लिए, उसके लिए इनकी ज़रूरत नहीं होती है, इनके लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यह हो गया प्रोसेस, अवशोषण हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। तो हमने देखा जो 90% डाइजेशन है वो किस में हो रहा है, 90% जो हमारा डाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। किस में हो रहा है, छोटी आंत में 90% डाइजेशन हो रहा है। और 10% डाइजेशन कहाँ होता है, स्टोमक में, जो मैंने आपको बताया था, स्टोमक में वाटर का, अल्कोहल का, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टोमक प्लस लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन तो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ पे 90% डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 10% डाइजेशन अब्जॉर्प्शन होता है स्टोमक में प्लस लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रोसेस जो हमने देखा था, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन या स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ये क्या होता है, अब ब्लड से
ब्लड से जो हमारा डाइजेस्ट फूड था वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली बात है, सेल तक जाएगा। वो कहाँ जाएगा? सेल तक जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इजेक्शन। अब जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड है, वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके भी पार्ट होते हैं, कौन कौन से? कोलोन, सीकम और रेक्टम। सीकम मान लीजिए एक ऐसे होता है, देखिए ये वाला सीकम है और इसके ऊपर क्या है? ये अपेंडिक्स। ये क्या होता है? अवशेषी अंग होते हैं। ये सीकम और ये अपेंडिक्स अवशेषी अंग कहलाते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। अब इनकी ज़रूरत नहीं होती, अगर कभी कभार दिक्कत आती है तो डॉक्टर सर्जरी करके निकाल देते हैं, तो अभी डाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सीकम और उसके ऊपर क्या होता है? अपेंडिक्स। ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। अब जो अनडाइजेस्ट फूड होगा उसमें से भी कुछ वाटर का या मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ से भी लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्प्शन होता है। और फाइनली जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड बचता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। किसके थ्रू? एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है डाइजेशन। ये कंप्लीट प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। बस 5 मिनट और आप देखिए मेरे साथ। इसकी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है? सिंपली, जिसको पीलिया भी बोलते हैं। अगर मैं डिजीजेस की बात करूं तो एक होती है जॉन्डिस, जैसे इसको पीलिया भी कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस, उसमें एक तो होता है बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट, और एक होता है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट। ठीक है, बाइल पिगमेंट में होता है बिलरुबिन और बिलवर्डिन, बिलरुबिन और बिलरुबिन और बिलवर्डिन। जब इनका लेवल हाई हो जाता है तो हमारे ये हाथों में और आँख के नीचे पीला पीला कलर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं कि आपको पीलिया हो गया है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आप फैट या वसा युक्त भोजन कम करें। क्यों? कब? जब पीलिया हो जाता है या जॉन्डिस हो जाता है। क्योंकि इस पर किस पे फर्क पड़ता है? क्योंकि लीवर उस समय, अगर आप वसा युक्त भोजन कम करेंगे तो लीवर कम से कम काम करेगा और ये बीमारी चाहे दवाइयों से या 15-20 दिन तक सही हो जाती है। इसमें कौन सा पिगमेंट है? बिलरुबिन और बिलवर्डिन। ये आता है पीलिया। ठीक है। दूसरा होता है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। डायरिया, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। जब आप प्रॉपर फ्रेश होने नहीं जाते हैं, टाइमली फ्रेश होने नहीं जाते हैं, तो आपका जो स्टूल होता है वो हार्ड निकल होता है, इसको उसमें परेशानी पैदा होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? कब्ज होता है। और डायरिया में क्या होता है? उसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होता है। इसलिए क्या देते हैं? ORS का घोल देते हैं। किसका घोल देते हैं? ORS का घोल देते हैं। ये कुछ बीमारियां थी, जॉन्डिस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पे आज आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, धन्यवाद।